पहला सवाल है, दुनिया की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? 4 ऑप्शन हैं, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस या आईबीएम। और सही जवाब है टीसीएस। दुनिया की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। और वहीं पर पहली बड़ी आईटी कंपनी है एसेंचर, दूसरे नंबर पर टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और तीसरे नंबर पर इन्फोसिस, चौथे नंबर पर आईबीएम है। इस तरह से ये 4 ऑप्शंस भी बहुत अहम हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया के 4 बड़ी आईटी कंपनियों में 2 आईटी कंपनी भारत की हैं। दूसरा सवाल है, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? वीवो ने, पेप्सी ने, टाटा ने या रिलायंस ने? और इसका सही जवाब है टाटा ने। आईपीएल 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो टाटा ने हासिल किया है। इससे पहले ये वीवो के पास था, जिसे हम वीवो आईपीएल कहा करते थे। 2022 का जो आईपीएल होगा वो टाटा आईपीएल होगा। अगला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कितने नए अजला की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है 13। आंध्र प्रदेश ने 13 नए अजला की मंजूरी दी है। इस तरह से अब आंध्र प्रदेश के 26 अजला हो जाएंगे। 13 पहले से मौजूद थे। हर ज़िले को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इस तरह से नए 13 अजला और बनेंगे और इस तरह से आंध्र प्रदेश के जुमला 26 अजला होंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला ग्राफेन इनोवेशन सेंटर कहाँ कायम किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरला में? और इसका सही जवाब है केरला में। भारत का पहला ग्राफेन इनोवेशन सेंटर केरला में कायम किया गया। केरला में किसकी जानिब से कायम किया गया? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला की जानिब से कायम किया गया और ये सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर में कायम किया गया। ग्राफेन एक किस्म की धात है जो कि मजबूत और सख्त धात है। ये लैपटॉप और टच स्क्रीन वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसका ग्राफेन इनोवेशन सेंटर जो कि एक किस्म का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो केरला में कायम किया गया। अगला सवाल है, ग्लोबल टॉप 10 में शामिल होने वाला भारत का वाहिद एयरपोर्ट कौन सा है? और इसका सही जवाब है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्लोबल टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का वाहिद एयरपोर्ट है। अगला सवाल है, G7 इजलास 2022 की सदारत कौन सा मुल्क करेगा? कनाडा, जापान, इटली या जर्मनी? ये 4 नाम भी अहम हैं क्योंकि ये 4 नाम भी G7 में शामिल हैं और 3 नाम यूके, अमेरिका और फ्रांस, इन 7 ममालिक को मिलकर G7 कहा जाता है। 4 नाम आपके सामने हैं, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी। ये 4 नाम को याद कीजिए और 3 नाम जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। इसमें सिर्फ रूस और चाइना को शामिल नहीं किया गया, अमेरिका, यूके और फ्रांस शामिल है। इस तरह से G7 इजलास का जो 2022 का इजलास होने वाला है उसकी सदारत करेगा जर्मनी। अगला सवाल है, कौन सी फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए नामजद की गई है? जय भीम, पुष्पा द राइज, मरक्कर, अरबिकल एलिमिनेट, सिंहम या ए और सी? और सही जवाब है ए और सी, जय भीम और मरक्कर। ये 2 फिल्में ऑस्कर 2022 के लिए नामजद की गई हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? केरला हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, अमरावती हाईकोर्ट या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट? और इसका सही जवाब है केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट पहला हाईकोर्ट है जो कि पेपरलेस होगा। और हमारे मुल्क भारत में जुमला 25 हाईकोर्ट हैं और 25वां हाईकोर्ट जो है वो अमरावती हाईकोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट है। और पहला पेपरलेस जो हाईकोर्ट है वो केरला हाईकोर्ट है।
अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन है? सवाल इस तरह से होना चाहिए, विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाला विकेट कीपर कौन है, यानी 100 बैट्समैन को आउट करने वाला विकेट कीपर कौन है, क्योंकि विकेट कीपर तो बॉलर नहीं होता, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन है? और इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने सबसे तेज 100 खिलाड़ियों को आउट किया है विकेट के पीछे। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 कहाँ मुनक़िद होंगे? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक में? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 मध्य प्रदेश में मुनक़िद होंगे। इस तरह के और मज़ीद करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए आप अरकम अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें। नाटो का सदर मुकाम कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन बी लंदन यानी बरतानिया, ऑप्शन सी ब्रसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन डी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है, इसके सही जवाब से पहले नाटो के ताल्लुक़ से 4 बातें आपको याद रखनी है। पहली ये कि नाटो का जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके लिए बहुत अहम है। नाटो के अंदर जुमला 30 ममालिक शामिल हैं, यानी ये 30 ममालिक का एक ग्रुप है जिसमें 28 यूरोपियन ममालिक हैं और 2 जो हैं नॉर्थ अमेरिकन ममालिक हैं, और ये क़ायम हुआ 4 अप्रैल 1949 को। और इसका सदर मुकाम है ब्रसेल्स बेल्जियम। ये 4 बातें आपको याद रखना है। और तो सही जवाब है नाटो का सदर मुकाम है ब्रसेल्स बेल्जियम। अगला सवाल है, ब्लैक सी यानी बहरे सियाह के साहिल से ये मुल्क मुंसलिक नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कौन सा मुल्क बहरे सियाह से मुंसलिक नहीं है, इसका आंसर देना है। बहरे सियाह और नाटो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि अभी यूक्रेन और रशिया की जंग जारी है और मुकम्मल जंग नाटो से मुताल्लिक़ है। यूक्रेन चाहता है कि वो नाटो का रुकन बने, रशिया चाहता है कि वो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने ना दे, जिसकी वजह से इन दोनों में जंग जारी है। और यूक्रेन पर हमला करने के लिए जो रास्ता है वो बहरे सियाह यानी ब्लैक सी से होकर जाता है, यानी अगर रशिया ब्लैक सी में पहुंचता है तभी वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यहाँ पर यानी ब्लैक सी पर 6 ममालिक का कब्ज़ा है, या ऐसा कह सकते हैं कि ब्लैक सी जो है उसके साहिल से 6 ममालिक मुंसलिक हैं। ये मुकम्मल तौर पर ज़मीन से घिरा हुआ समंदर है। सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से ये बहर रूम और फिर बहर ओशियानियस से जाकर मिलता है ब्लैक सी। और ये जो रास्ता है जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं, इस पर तुर्की का कब्ज़ा है, यानी दोनों जानिब तुर्की है। और रशिया ये चाहता है कि अगर यूक्रेन पर कब्ज़ा करने का या यूक्रेन पर हमला करने का मौका मिले तो ये जो रास्ता है इस रास्ते में कोई रुकावट ना आए। इस वजह से ख़बरों के अंदर ब्लैक सी और नाटो जो है बहुत सुर्खियों में रहा है। अब सवाल ये है कि ब्लैक सी यानी बहरे सियाह के साहिल से ये मुल्क मुंसलिक नहीं है। कौन सा मुल्क है जो ब्लैक सी से मुंसलिक नहीं है? और इसका सही जवाब है बेलारूस और मंगोलिया। इनकी सरहदें ब्लैक सी से मुंसलिक नहीं है। यूक्रेन, रूस, तुर्की, रोमानिया, जॉर्जिया, बल्गारिया, ये 6 ममालिक की सरहदें ब्लैक सी से मिलती हैं। अगला सवाल है, ख़वातीन वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए? सही जवाब है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ने सबसे ज़्यादा वनडे क्रिकेट में विकेट लेकर ख़वातीन के ज़ुमरे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला सवाल है, यूक्रेन से भारतीय शहरियों के इनखला के लिए चलाए गए प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेशन मोदी, हाउडी मोदी, ऑपरेशन आकाश या ऑपरेशन गंगा? और इसका सही जवाब है ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन में जो भारतीय तुलबा फंस गए थे
उनको यूक्रेन के अतराफ़ के जो ममालिक हैं वहाँ पर रेफ्यूजी के तौर पर वो वहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। फिर वहाँ से उनको भारत ने ऑपरेशन गंगा के नाम से एक मुहिम चलाई और वहाँ से तमाम भारतीय तलबा को अपने मुल्क को वापस लाया। तो ये ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। अगला सवाल है, कोबरा वॉरियर 22 फ़िज़ाई फ़ौजी मशक़ किस मुल्क में हुई? कोबरा वॉरियर 22 ये फ़िज़ाई फ़ौजी मशक़ बरतानिया में हुई। ये इसलिए अहम है कि इस फ़ौजी मशक़ में भारत ने LCA तेजास को भेजा। LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजास, इसको उस मशक़ के अंदर भेजा है। अगर ये सवाल कुछ डीप पूछ ले कि बरतानिया में कहाँ पर हुआ ये फ़ौजी मशक़, तो इसका जवाब है वेडिंगटन। बरतानिया में वेडिंगटन के मुकाम पर यह कोबरा वॉरियर 22 फ़िज़ाई फ़ौजी मशक़ हुई। अगला सवाल है, किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 दिया गया? 4 ऑप्शन है। फिल्म का नाम है 83 और ऑप्शन बी है पुष्पा द राइज, ऑप्शन सी है अंतिम और ऑप्शन डी है सरदार उधम। सही जवाब है पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। फिल्म ऑफ द ईयर, यहाँ पर 2 फिल्मों का अवार्ड दिया गया, कंफ्यूज ना हो। एक है फिल्म ऑफ द ईयर, वो पुष्पा द राइज है, और एक है बेस्ट फिल्म, ये शेरशाह फिल्म को दिया गया, शेरशाह। इन दोनों नामों को याद रख लीजिए, फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज और बेस्ट फिल्म जो है वो शेरशाह है। अगला सवाल है, भारत में ख़वातीन के लिए पहला इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ कायम किया गया? अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल या राजकोट? और इसका सही जवाब है हैदराबाद। भारत का पहला ख़वातीन के लिए इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में कायम किया गया, जो कि यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर इसका इफ्तिताह हुआ। यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रीज़ की मालिक जो है वो ख़वातीन रहेंगे। सवाल इस तरह से है, यौम आलमी ख़वातीन कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को, 9 मार्च को, 8 मार्च को या 21 मार्च को? और इसका सही जवाब है 8 मार्च को। यौम आलमी ख़वातीन 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कौन सा होगा? अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा या राजकोट? और इसका सही जवाब है सूरत। बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन होगा वो सूरत होगा। ये बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान में चलाई जाएगी। अगला सवाल है, तेलंगाना की ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है? बिरला मंदिर, भद्राचलम मंदिर, हजार सुतून का मंदिर या रामप्पा मंदिर? ये इसलिए अहम है कि भारत में जुमला 40 ऐसे मुकामात हैं जो कि जिसको यूनेस्को रिकग्नाइज करता है, यानी यूनेस्को अपने हेरिटेज साइट के अंदर उन मुकामात को शामिल रखा है, जिसमें 40 हैं। 40 में से 2 नाम अभी हाल ही में शरीक हुए हैं, उसमें से एक तेलंगाना की मंदिर भी है और ये मंदिर है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा गुजरात की एक साइट है धोलावीरा, गुजरात की धोलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस तरह से जुमला 40 हेरिटेज साइट हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर यूनेस्को का फुल फॉर्म भी आप याद कर लें, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सदर मुकाम है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। अगला सवाल है, सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कितनी ख़वातीन को नारी शक्ति पुरस्कार दिया? सदर जमहूरिया ने यौम आलमी ख़वातीन के मौके पर 29 ख़वातीन को नारी शक्ति पुरस्कार दिया। सही जवाब है 29 ख़वातीन। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में गुर्बत 2011 के मुकाबले 2019 में कितने फ़ीसद पॉइंट्स कम है? ऑप्शन ए 15.1%, ऑप्शन बी 14.5%, ऑप्शन सी 12.3% और ऑप्शन डी 10.5%। और इसका सही जवाब है 12.3%। 2011 में ये 22.5% थी और 2019 में
10.2% थी। इस तरह से 2011 के मुकाबले में 2019 में 12.3% पॉइंट्स कम हुई, गुर्बत कम हुई। ये रेटिंग किसने जारी किया? ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, सदर मुकाम वाशिंगटन डीसी है और इसके मौजूदा जो सदर हैं वो हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक का सदर मुकाम वाशिंगटन डीसी है और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झील में से कौन दुनिया की सबसे तवील सुरंग बनाएगा? यहाँ पर तवील सुरंग आना था। मुंदरजा झील में से कौन दुनिया की सबसे तवील सुरंग बनाएगा? 4 ऑप्शन हैं। ए नीति आयोग, बी प्लानिंग कमीशन, सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और डी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सही जवाब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे तवील जो सुरंग बनेगी दुनिया की उसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। ये कहाँ बनाएगा? ये शिंकू ला पास के पास बनाएगा, शिंकू ला पास के पास, जो कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगी। ये जो दुनिया की सबसे तवील सुरंग बनेगी ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगी और ये 16,580 फीट तवील सुरंग होगी और इसको बनाएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया की सबसे तवील सुरंग कौन बनाएगा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा। अभी ये बनी नहीं है, बनने वाली है, जिसके लिए मंसूबा बनाया गया है। अगला सवाल है, मुंदरजा झील में से किस रियासती हुकूमत ने हाल ही में अपना पहला खलाई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क शुरू किया है? जब कभी भारत में कोई काम पहला होता है तो वो जनरल नॉलेज के लिए और करंट अफेयर्स के लिए दोनों के लिए भी अहम हो जाता है। तो ये इस नवीयत का भारत का पहला खलाई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है जो किसी रियासत ने शुरू किया है और इसका सही जवाब है हुकूमत तेलंगाना। हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में अपना पहला खलाई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क शुरू किया है जो कि भारत में इस नवीयत का पहला काम है। इस खलाई टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क का जो अहम मकसद है वो खलाई टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में अपनी शनाख्त को बनाना है। अगला सवाल है, मुंदरजा झील में से कौन सी रियासत एल रूट सर्वर हासिल करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है? एल रूट सर्वर दरअसल ये एक किस्म की इंटरनेट टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत एडवांस होती है और ये ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और इसका सही जवाब है राजस्थान पहली रियासत है जिसने एल रूट सर्वर हासिल किया है, जिसके ज़रिए से वो ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज को फराहम करना चाहती है और ये अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस होगी जो एल रूट सर्वर के ज़रिए से वो हासिल करेगी। अगला सवाल है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 11वें डायरेक्टर जनरल के तौर पर किसका तकर्रुर किया गया है? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सही जवाब है गिलबर्ट होंगबो का नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर तकर्रुर हुआ है, जिनकी मियाद 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। अभी जो प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं गाई राइडर, प्रेजेंट हैं, और फ्यूचर में जो बनेंगे 1 अक्टूबर 2022 से वो होंगे गिलबर्ट होंगबो। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका क़याम हुआ है 1919 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। प्रेजेंट इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो गाई राइडर हैं और मुस्तकबिल के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो गिलबर्ट होंगबो हैं। अगला सवाल है,
मुंदरजा झैल में से किस मुल्क ने 2022 में ख़वातीन की साफ अंडर 18 चैम्पियनशिप जीती है? साफ यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 चैम्पियनशिप ख़वातीन के ज़ुमरे में किसने जीता है? और इसका सही जवाब है इंडिया ने जीता है। यानी 2022 में जो ख़वातीन की साफ अंडर 18 चैम्पियनशिप हुई है उसमें इंडिया ने ये चैम्पियनशिप जीती है। ये मुकाबला कहाँ पर हुआ? ये झारखंड में हुआ और झारखंड में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में ये मुकाबला मुनक़िद हुआ। अगला सवाल है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? इस नौइयत के सवालात अक्सर इम्तिहानात में आते हैं ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के ताल्लुक़ से भी, और इसका सही जवाब है चार्ल्स लेक्लर्क। चार्ल्स लेक्लर्क जो हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2022 जीता है। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में से कौन सा मुल्क 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा? 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी 2026 में कौन करेगा? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड? और इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये मेज़बानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया में भी स्टेट ऑफ विक्टोरिया इसकी मेज़बानी करेगा। अगला सवाल है हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेंस तीर अंदाजी टूर्नामेंट किस रियासत के जमशेदपुर में मुनक़िद किया गया? खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेंस तीर अंदाजी टूर्नामेंट, और ये मुनक़िद हुआ है झारखंड में। झारखंड में मुनक़िद हुआ है जमशेदपुर में। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में से किस रियासत की हॉकी टीम ने 12वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप जीत ली है? केरला, हरियाणा, कर्नाटक या तमिलनाडु? ये बहुत अहम सवाल है। सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप ये किसने जीती है? ये जीती है हरियाणा ने, और इसके जो रनर रहे हैं वो तमिलनाडु रही है, और ये मुकाबला मुनक़िद हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंचा हनुमान के मुजस्समे का इफ्तिताह कहाँ किया? अयोध्या में, काशी में, मोरबी में या तिरुपति में? अब चूँकि इस हनुमान के मुजस्समे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है तो ये सवाल जनरल नॉलेज के लिए और करंट अफेयर्स के लिए बहुत अहम हो जाता है, और ये किया है मोरबी मुकाम पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंचा हनुमान का मुजस्समे का इफ्तिताह मोरबी में किया है, और ये मोरबी कहाँ पर है? ये गुजरात में है, और गुजरात में बापू केशवानंद जी के आश्रम में इस मुजस्समे का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर ज़रूर करें। सवाल है इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट फ़िज़ा में कहाँ से भेजा? 4 ऑप्शन हैं थम्बा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जज़ीरे अब्दुल कलाम या बेंगलुरु। जवाब देने से पहले ये ऑप्शंस पर आप गौर कर लें। 3 ऑप्शन बहुत अहम हैं, थम्बा, सतीश धवन स्पेस सेंटर और जज़ीरे अब्दुल कलाम। ये तीनों वो मुकामात हैं जहाँ से रॉकेट फ़िज़ा में भेजी जाती है, और इस सवाल का सही जवाब है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो ने PSLV C-53 रॉकेट फ़िज़ा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा है। यहाँ पर अगला सवाल बनता है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ वाक़ है? ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में वाक़ है। इसके अलावा थम्बा जो ऑप्शन है, थम्बा में जो स्पेस सेंटर है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, और जज़ीरे अब्दुल कलाम जो है वो उड़ीसा में है। इसके अलावा इस सवाल में कुछ और सवाल बनते हैं। पहला है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सवाल बनता है स्पेस का सदर मुकाम कहाँ है?
तो इसरो का सदर मुकाम है बेंगलुरु। उसके बाद का सवाल है, इसरो के चेयरमैन कौन हैं? इसरो के मौजूदा चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। अगला सवाल है कि इसरो कब कायम हुआ? सही जवाब है, इसरो 15 अगस्त 1969 में इसरो कायम हुआ। इसके अलावा एक और लफ्ज़ है PSLV। PSLV का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो PSLV का फुल फॉर्म है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस तरह से एक सवाल के अंदर आपके लिए 10 सवाल बन गए। इस रॉकेट की खुसूसियत क्या है? PSLV C-53 जो रॉकेट फ़िज़ा में भेजी गई है इसरो के ज़रिए से, इस रॉकेट की खुसूसियत क्या है? तो इस रॉकेट की खुसूसियत ये है कि जहाँ पर देसी सैटेलाइट आसमान में भेजे गए, फ़िज़ा में भेजे गए, वहीं पर 3 सैटेलाइट सिंगापुर के भी भेजे गए। 3 सैटेलाइट सिंगापुर के भी इस PSLV C-53 रॉकेट के ज़रिए भेजे गए, इसलिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। अगला सवाल है, मुकम्मल हाइड्रो और शमसी तवानाई से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट? जब कभी भारत में कोई चीज़ पहली होती है तो वो जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अहम हो जाती है। तो मुकम्मल हाइड्रो और शमसी तवानाई से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कि हाइड्रो और सोलार एनर्जी दोनों से चलने वाला पहला एयरपोर्ट है। हाइड्रो यानी वाटर पावर, पानी से जो बिजली तैयार होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। शमसी तवन्ना यानी सूरज की रोशनी में जो एनर्जी बनती है वो। अगला सवाल है, G7 इजलास 2022 कहाँ मुनक़िद हुआ? जर्मनी, इटली, कनाडा या जापान? G7 7 ममालिक का ग्रुप है, जिसमें से 4 तो ये हैं, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, ये 4 हैं, और 3 जो ममालिक हैं वो सलामती कौंसिल के मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं। उसमें एक है अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया, ये 3 सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। और 4 जो मेंबर हैं, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, ये 4 और 3 मिला के 7 ममालिक का एक ग्रुप है G7। इनका हाल ही में एक इजलास हुआ, मीटिंग हुई, वो कहाँ पर हुई? वो हुई है जर्मनी में। जर्मनी में तो यहाँ पर आपको 2-3 नाम आपको याद रखना है। पहली चीज़, जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम क्या है? तो जर्मनी के चांसलर का नाम है ओलाफ स्कॉल्स। और उसके बाद ये 7 ममालिक के अलावा कुछ और ममालिक को शिरकत के लिए इनविटेशन दिया गया था। उसमें से एक हमारे भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पर गए थे। और एक नाम याद रखना है, वो यूक्रेनी सदर। यूक्रेनी सदर जो हैं वो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी इनविटेशन दिया गया था, वो वर्चुअल यानी ऑनलाइन इस इजलास में शिरकत किए हैं। तो G7 इजलास जो है वो जर्मनी में मुनक़िद हुआ। अगला सवाल है, ख़बरों में छाया रहा स्नेक आइलैंड कहाँ है? स्नेक जज़ीरा, स्नेक आइलैंड कहाँ वाक़ है? ब्लू सी, रेड सी, ब्लैक सी या ग्रीन सी? और इसका सही जवाब है ब्लैक सी। ख़बरों में छाया रहा स्नेक आइलैंड जो है वो ब्लैक सी में वाक़ है। ये ख़बरों में क्यों रहा? क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान में जो जंग हुई है, उस जंग में स्नेक आइलैंड के मुकाम पर रूस की फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि यूक्रेन की तरफ से दूसरा बहुत बड़ा हमला था, जिसकी वजह से स्नेक आइलैंड जो है वो ख़बरों में छाया रहा। नाम भी कुछ इस तरह से है कि एक तजस्सुस रहता है कि ये स्नेक आइलैंड क्यों है, तो इस वजह से ये अहम बन जाता है, इसको याद रख लें। अगला सवाल है, 40वां चेस ओलंपियाड का मेज़बान मुल्क कौन सा है? बहरीन, क़तर, सऊदी अरब या भारत? और सही जवाब है भारत। 40वां चेस ओलंपियाड का मेज़बान मुल्क जो है भारत है। जब कभी कोई इंटरनेशनल इवेंट भारत में होता है तो वो करंट अफेयर्स के लिए बहुत अहम हो जाता है। अब ये भारत में कौन से मुकाम पे हो रहा है?
तो ये भारत में चेन्नई में हो रहा है। अगला सवाल बनता है कि ये कौन सी तारीख को है, तो ये है 28 जुलाई था 10 अगस्त तक ये ओलंपियाड मुनक़िद हो रहा है, 28 जुलाई था 10 अगस्त 2022 तक। और ये ख़बरों में इसलिए रहा कि इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2022 को शम्मा जलाकर इफ्तिताह किया था। अगला सवाल है, अलमाटी डैम कौन सी दरिया पर वाक़ है। ये जनरल नॉलेज का सवाल है, लेकिन ख़बरों में ज़्यादा आता रहता है, इस वजह से इसको मैंने शामिल किया है कि अलमाटी डैम कौन सी दरिया पर वाक़ है, कावेरी, कृष्णा, पेरियार या तुंगभद्रा। और सही जवाब है कृष्णा। अलमाटी डैम कृष्णा दरिया पर वाक़ है। ये ख़बरों में क्यों रहता है? इस डैम ये जो डैम है ये कृष्णा दरिया पर बनाया गया है। तो ये कृष्णा दरिया जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना और आंध्रा से होते हुए ये जाके समुद्र में मिलती है। तो इसका जो पानी है ये पानी जो है अलमाटी डैम की ऊंचाई से ये दो स्टेट तेलंगाना और आंध्रा को पानी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक़ से गर्मा गर्मी चलते रहती है। अलमाटी डैम का जो पुराना नाम था वो लाल बहादुर शास्त्री डैम था, इसको भी याद रख लें। यहाँ पर अहम यही है कि अलमाटी डैम कृष्णा दरिया पर वाक़ है। अगला सवाल है, RAW के चीफ कौन हैं? ये चारों नाम भी बहुत अहम हैं। दिनकर गुप्ता, समंत कुमार, NV रमना, शक्तिकांता दास, चार भी नाम अहम हैं। पहले हम जवाब ढूंढ लेते हैं। रा के जो चीफ हैं वो हैं समंत कुमार। रा का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इनकी म्याद जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, अभी भी यही थे 1 साल और इनको बढ़ा दिया गया है। अब ऑप्शंस पे गौर करते हैं। पहला है दिनकर गुप्ता भी NIA के नए डायरेक्टर जनरल हैं। NIA ये भी नया नाम है एकदम दिनकर गुप्ता का। इनको NIA का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। NIA का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि हर दंगा फसाद के मौके पर इसका नाम आते रहता है NIA का। तो दिनकर गुप्ता को भी याद रख लें कि NIA के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो दिनकर गुप्ता हैं। और सी ऑप्शन जो NV रमना है ये भी बहुत अहम है। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मुख्तलिफ़ फैसलों में इनका नाम आते रहता है। और ऑप्शन डी जो है शक्तिकांता दास, ये RBI के गवर्नर हैं। ये चारों भी बहुत अहम हैं, किसी के ताल्लुक़ से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप कहाँ मुनक़िद होगा? भूटान में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या इंडिया में? तो सही जवाब है इंडिया में। फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप ये मुनक़िद होगा इंडिया में। अब इंडिया में कहाँ मुनक़िद होगा? इसके जो ग्रुप मैचेस हैं वो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में होंगे, और सेमीफाइनल मैचेस जो हैं वो गोवा में होंगे, और फाइनल मैच जो होगा वो मुंबई में होगा। अगला सवाल है, पृथ्वी 2 मिसाइल का कहाँ कामयाब तजुर्बा किया गया? चांदीपुर, शामीरपेट, श्रीहरिकोटा, थम्बा। ये नाम ऑप्शंस में जो हैं वो आते रहते हैं, एक दफ़ा इनको जहन नशीन कर लीजिए, बाकी बार बार रिपीट होते रहते हैं, कंफ्यूज ना हो। सवाल हमारा है, पृथ्वी 2 मिसाइल का कहाँ कामयाब तजुर्बा किया गया? सही जवाब है चांदीपुर उड़ीसा में पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि पृथ्वी 2 जो है सरफेस टू सरफेस 350 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, और 500,000 किलोग्राम वजनी वारहेड्स को ये ले जा सकता है। इसको DRDO ने डेवलप किया है। बात DRDO क्या आ रही है, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या है? DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और DRDO का हेडक्वार्टर है दिल्ली, और इसके जो चीफ हैं वो हैं G सतीश रेड्डी। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखकर अपनी राय दें, और अगले वीडियो के लिए आपके इजहार राय कमेंट में ज़रूर लिखें। शुक्रिया। भारत का सबसे तवील रबर डैम गयाजी डैम किस दरिया पर वाक़ है? 4 ऑप्शन हैं, फाल्गु, लोनी, मांजिरा या कावेरी।
और इसका सही जवाब है फाल्गु। भारत का सबसे तवील रबर डैम यानी गयाजी डैम जो है वो फाल्गु दरिया पर है। फाल्गु दरिया कहाँ पर वाक़ है? ये बिहार में वाक़ है। यहाँ पर आपको 3 बेसिक सवाल आपको मिल जाते हैं। पहला ये कि भारत का सबसे तवील रबर का डैम कौन सा है? वो गयाजी डैम है। दूसरा, गयाजी डैम जो है कौन सी दरिया पर वाक़ है? वो है फाल्गु दरिया पर। तीसरा बेसिक सवाल जो मिल जाता है कि गयाजी डैम किस रियासत में है? तो गयाजी डैम बिहार में है। हाल ही में इसका इनाग्रेशन हुआ है, इसलिए ये करंट अफेयर्स में आया है। अगला सवाल है, भारत ने नामीबिया से चीता किस नेशनल पार्क के लिए बरामद किया है? 4 ऑप्शन हैं, पेंच नेशनल पार्क, कन्हा टाइगर रिजर्व, कूनू पालपुर नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। और इसका सही जवाब है कूनू पालपुर नेशनल पार्क। इसके अलावा ये जो 4 नेशनल पार्क हैं, ये चारों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अहम नेशनल पार्क हैं। अक्सर इम्तिहानात में किसी न किसी नेशनल पार्क के ताल्लुक़ से सवाल आ ही जाता है। तो ये चारों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश से मुताल्लिक़ हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि भारत ने नामीबिया से चीता क्यों बरामद किया? वो इसलिए कि 1952 में चीता भारत से मादूम हो चुके थे, यानी ख़त्म हो चुके थे। इसलिए 2009 से भारत ने चीता को दूसरे मुल्कों से बरामद करना शुरू किया। चीता जो कि दुनिया का सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर है, लेकिन भारत में 1952 में ये मादूम हो चुका था। अब ये जो हम आए दिन ख़बरों में सुनते रहते हैं कि वहाँ पर लियोपर्ड ने हमला कर दिया, ज़ख्मी कर दिया, वो क्या है? तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि चीता और लियोपर्ड दोनों में बहुत फ़र्क होता है। चीता जो है दुनिया का सबसे तेज़ तरीन ज़मीनी जानवर है, जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है, जबकि लियोपर्ड जो रहता है उसकी आधी रफ्तार होती है। इसकी पहचान उस पर उसके जिस्म पर मौजूद जो धब्बे होते हैं उससे किया जाता है। यहाँ पर आपको 2 अहम जनरल नॉलेज के सवालात मिलते हैं। पहला ये कि दुनिया का सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर कौन सा है, दूसरा ये कि मध्य प्रदेश के अहम नेशनल पार्क कौन से हैं। अगला सवाल है, यूएस ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल किसने जीता? 4 ऑप्शन है, चारों के चारों बहुत अहम हैं और इसका सही जवाब है कार्लोस अल्काराज़। कार्लोस अल्काराज़ ने यूएस ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट मेंस सिंगल जीता है। और ये जो रनर थे, यानी किसको हराया है कार्लोस ने कैस्पर रूड को हराया। ऑप्शन बी जो है कैस्पर रूड ये रनर रहे और कार्लोस अल्काराज़ ये विनर रहे। इसके अलावा ऑप्शन ए जो है ईगा स्वियाटेक ये यूएस ओपन 2022 वुमेंस सिंगल्स की फातेह हैं। तो यहाँ पर 3 अहम सवालात आपको मिलते हैं। पहला, मेंस सिंगल किसने जीता, दूसरा वुमेंस सिंगल किसने जीता, और तीसरा जो सवाल है कि मेंस सिंगल में कार्लोस अल्काराज़ ने किस खिलाड़ी को हराया है। अगला सवाल है, किस रियासत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के लिए कमेटी बनाई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड रियासत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज के लिए एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के ज़रिए से अवाम की राय भी उसने मांगी है। ये जो कमेटी बनाई गई है उसके सदर हैं रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्सर ख़बरों में, न्यूज़पेपर्स में आते रहता है, इसलिए इससे मुताल्लिक़ हर सवाल हमारे लिए अहम हो जाता है। तो उत्तराखंड रियासत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो कमेटी बनाई है उसके जो सदर हैं वो रंजना प्रकाश देसाई हैं। अगला सवाल है,
ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2022 का मेज़बान शहर कौन सा है? भोपाल, जयपुर, सूरत या उज्जैन? और सही जवाब है सूरत। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2022 का मेज़बान शहर है सूरत। और ये कॉन्फ्रेंस हिंदी दिवस के मौके पर मुनक़िद की गई, और हिंदी दिवस जो है हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कायम किया गया? ये चारों बांग्लादेश के अहम शहर हैं, ढाका, खुलना, चट्टग्राम और राजशाही। और सही जवाब है खुलना। बांग्लादेश के शहर खुलना में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कायम किया गया। ये हमारे लिए क्यों अहम है? ये इसलिए अहम है कि ये जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये भारत की मदद से कायम किया गया है। अगला सवाल है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं और सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम के नए राजा प्रिंस चार्ल्स सुवम हैं, जिनको अब किंग चार्ल्स सुवम कहा जाएगा। और ये क्वीन एलिज़ाबेथ सुवम के इंतकाल के बाद नए राजा बने हैं। अगला सवाल है जो कि बहुत अहम है, इंसानी तरक्की के इंडेक्स 2021 में भारत का मुकाम क्या है? 154, 146, 132 या 191? और इसका सही जवाब है 132। इंसानी तरक्की के इंडेक्स 2021 में भारत का मुकाम 132 है। और ये 191 ममालिक के सर्वे के बाद जो रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मुकाम 132 है। आप कह सकते हैं कि 191 ममालिक में भारत का मुकाम 132 है। और ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसके ज़रिए से इंसानी तरक्की का इंडेक्स बनाया जाता है। अगला सवाल है, 36वें नेशनल गेम्स कहाँ मुनक़िद होंगे? गुजरात, छत्तीसगढ़, केरला या तेलंगाना? और इसका सही जवाब है गुजरात। 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में मुनक़िद होंगे, जिसको ऐसे भी कहा जा रहा है कि 36वें नेशनल गेम्स गुजरात। अच्छा, और ये गुजरात के किस शहर में मुनक़िद होगा? ये गुजरात के 6 शहरों में मुनक़िद होगा, जो कि 27 सितंबर से 12 अक्टूबर तक ये मुकाबले जारी रहेंगे। और इस गेम का जो मास्कट है उसका नाम दिया गया है सवज, जिसको गुजराती में शेर का बच्चा कहा जाता है। 36वें नेशनल गेम्स के बाद जो 37वां नेशनल गेम होगा वो कहाँ होगा? तो उसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। और पिछला जो नेशनल गेम्स हुए थे 35वें नेशनल गेम्स, वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे केरला में। अगला सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के नए हाई कमिश्नर कौन हैं? अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के नए हाई कमिश्नर कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ और सही जवाब आपको कमेंट में लिख के बताना है। ये 4 ऑप्शन में, एक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे एक इसमें से अमेरिका का सदर का नाम है, तीसरा एक यूनाइटेड किंगडम के नए प्राइम मिनिस्टर का नाम है, और चौथा नाम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ के नए हाई कमिश्नर का नाम है। सही जवाब उम्मीद है कि आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को पहुंचाएं, यानी शेयर करें व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर शेयर करें। कौन से नेशनल पार्क में चीता को शामिल करवाया गया? ये सितंबर महीने का सबसे अहम वाक़या है, चीता को इंडिया भारत को लाने का। इसलिए इससे मुताल्लिक़ सवाल आने वाले 1 साल तक पूछा जा सकता है। सवाल है, कौन से नेशनल पार्क में चीता को शामिल करवाया गया? और इसका सही जवाब है कूनू नेशनल पार्क। कूनू नेशनल पार्क में चीता को शामिल करवाया गया।
अब यहाँ पर चीता से मुताल्लिक़ आपको 8-10 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली बात ये कि हमारे मुल्क में यानी भारत में आखिरी चीता 1947 में मर गया यानी ख़त्म हो गया, और 1952 में बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया कि हमारे मुल्क से चीता मादूम हो चुका है यानी ख़त्म हो चुका है। अब हमारे मुल्क में कहीं पर भी चीता नहीं है। ये 1952 में बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया गया। उसके बाद दूसरे मुल्क से चीता लाने की कोशिश जारी थी। आखिरकार 17 सितंबर 2022 को हमारे मुल्क में चीता लाए गए। 17 सितंबर तारीख़ इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बर्थडे है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे मुल्क में चीता को कौन से मुल्क में लाया गया, तो वो मुल्क का नाम है नामीबिया, जो कि अफ्रीका बर-ए-आज़म का मुल्क है नामीबिया। जब बात नामीबिया की आ गई तो उसका सदर मुकाम भी याद रखना ज़रूरी है। तो नामीबिया का सदर मुकाम है विंडहोक, और जुमला 8 चीता लाए गए। ये भी बहुत अहम है। अगर सवाल डीप पूछ ले कि कितने चीता पहली दफ़ा लाए गए, तो वो 8 चीता लाए गए। 8 में से भी 5 फीमेल हैं और 3 मेल हैं। इन चीता को कहाँ रखा गया? कूनू नेशनल पार्क में रखा गया। कूनू नेशनल पार्क ये है मध्य प्रदेश रियासत के अंदर। मैंने आपको जुमला 8 या 10 पॉइंट्स बताए हैं। कोशिश करें कि इसको लिख लें, और बेहतर तरीक़ा यह है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर जितने आपको पॉइंट्स याद हैं वो आप लिख दें। अगला सवाल है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? चारों ऑप्शन भी बहुत अहम हैं, और इसका सही जवाब है 15 सितंबर को। भारत में इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। एक और सवाल यहाँ पर बनता है कि ये मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। इसके अलावा 5 सितंबर ये टीचर्स डे मनाया जाता है। 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैदाइश दिन है, इसको भी याद रख लें। और 14 सितंबर जो है इस तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 4 भी याद रख लें। 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, 5 सितंबर टीचर्स डे, 17 सितंबर बर्थडे ऑफ मोदी नरेंद्र मोदी, और 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस। अगला सवाल है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजलास 2022 किस मुल्क में मुनक़िद हुआ? SCO भी कहा जाता है इसको, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इसलिए हमारे लिए अहम है कि इसमें इंडिया भी शामिल है। तो ये 8 ममालिक पर मुश्तमिल ये ऑर्गेनाइजेशन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल मुल्क हैं, इनको याद रख लें। उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 4 भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं, और इसका सही जवाब है उज़्बेकिस्तान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ 2022 का, वो उज़्बेकिस्तान में समरकंद में हुआ। इसके अलावा और जो 4 मुल्क हैं वो इजी है याद रखने के लिए। एक तो इंडिया है, इंडिया के साथ पाकिस्तान है, रूस है और चीन है। इस तरह से 8 ममालिक पर मुश्तमिल ये ग्रुप है। अगला सवाल है, हड़प्पा कल्चर का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम किस रियासत में क़ायम होगा? हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन हिस्ट्री को अभी आज के मौजूदा दौर में करंट अफेयर्स से अटैच कर लें इसको, तो याद हो जाएगा कि हड़प्पा कल्चर का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है वो क़ायम होगा हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ क़ायम होगा? राखीगढ़ी एक मुकाम है जहाँ पर हड़प्पा कल्चर के बाक़ियात से बहुत ज़्यादा मिले हैं। राखीगढ़ी इलाक़े में, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम हड़प्पा कल्चर से मुताल्लिक़ क़ायम होगा। अगला सवाल है, किस रियासत के नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? 4 ऑप्शन है, 4 भी बहुत अहम है, और इसका सही जवाब है, ये 4 ऑप्शन भी कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना का जो नया सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। चलिए अगला सवाल है, स्कूल के बच्चों के लिए किस रियासत ने सुबह का नाश्ता स्कीम शुरू की है? अभी तक हम मिड डे मील्स के बारे में पढ़ते थे, मिड डे मील्स के
न्यूज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पढ़ते थे। लेकिन अब एक रियासत ऐसी है जो बच्चों को मॉर्निंग सुबह का नाश्ता भी देगी, और ये प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए होगा, 1 to 5 के लिए बच्चों के लिए होगा। और इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु वो रियासत है जिसने बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता भी शुरू किया है। अगला सवाल है, नो स्कूल बैग को तारुफ कराने वाली रियासत कौन सी? यानी ऐसी स्कीम जिसमें स्कूल बैग ही, बच्चों के लिए स्कूल बैग नहीं होगा, नो स्कूल बैग, इसको कौन सी रियासत ने तारुफ करवाया है? और इसका सही जवाब है बिहार। बिहार ने नो स्कूल बैग स्कीम को तारुफ करवाया है। इसका मतलब यह होगा कि हफ्ते में कम से कम एक दिन बच्चा बग़ैर बैग के स्कूल जाएगा। अब स्कूल में जो होगा या तो खेल होगा या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी, यानी स्कूल के अंदर वो बैग के बोझ से बच जाएगा। और हफ्ते में एक दिन कम से कम ये लाजमी कर दिया गया है कि बच्चों को बैग लाने से मना कर दिया जाए, सिर्फ लंच बॉक्स ला लिया जाए, और उस दिन बच्चे खेलेंगे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेंगे। अगला सवाल है, पुल्लमपरा भारत की पहली डिजिटल खानदा पंचायत किस रियासत में है? यानी डिजिटली लिटरेट विलेज कहिए या पंचायत कहिए, डिजिटली लिटरेट पंचायत पहली भारत की कौन सी है? सही जवाब है केरला। केरला की एक पंचायत है पुल्लमपरा, वो पहली डिजिटल खानदा यानी डिजिटली लिटरेट पंचायत है। अगला सवाल है, भारत रत्न लता मंगेशकर चौक किस शहर में इफ्तिताह हुआ? भारत रत्न लता मंगेशकर चौक ये इसलिए अहम है कि ये चौरस्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर इसका इफ्तिताह किया है। प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है चौक का, तो वो हमारे लिए अहम हो जाता है। तो भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का किस शहर में इफ्तिताह हुआ? 4 ऑप्शन है, 4 के 4 उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये तो तय हो गया कि वो चौक उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? सही जवाब है अयोध्या। अयोध्या में भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का इफ्तिताह किया गया। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेज़बान मुल्क कौन सा है? इस तरह के जो इजलास होते हैं वो इजलास का याद रहना बहुत ज़रूरी है। सवाल कहीं से भी पूछ सकता है। करंट अफेयर्स के अंदर में एग्जीबिशंस और इजलास समिट्स जो होते हैं उनका मेज़बान मुल्क या शहर का याद रखना ज़रूरी है, और सही जवाब है डेनमार्क। वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेज़बान मुल्क है डेनमार्क। अब यहाँ से रिवीजन के सवालात होंगे। आपको कितने जवाबात याद हो गए हैं वो आप लिखकर कमेंट में लिखकर बता दें। आपके कमेंट में लिखने से ये तसल्ली होती है कि हाँ कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं जिनको कुछ फ़ायदा हो रहा है, वरना उर्दू में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के वीडियोस का चलना बहुत ही मुश्किल है। और जब ये मालूम हो कि कोई देख ही नहीं रहा है तो बनाने में भी ज़रा सा मुश्किल होती है। तो आप आखिर में बताएं कि आपको कितने सवालात के जवाबात याद हो चुके हैं। पहला सवाल है, भारत में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? दूसरा सवाल, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 का मेज़बान मुल्क कौन सा है? तीसरा सवाल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजलास 2022 किस मुल्क में मुनक़िद हुआ? चौथा सवाल, भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का किस शहर में इफ्तिताह हुआ? नंबर 5, कौन से नेशनल पार्क में चीता को शामिल करवाया गया? नंबर 6, पुल्लमपरा भारत की पहली डिजिटल खानदा पंचायत किस रियासत में है? नंबर 7, नो स्कूल बैग को तारुफ करवाने वाली रियासत कौन सी है? नंबर 8, स्कूल के बच्चों के लिए किस रियासत ने सुबह का नाश्ता स्कीम शुरू किया है? नंबर 9, किस रियासत के नए सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया? नंबर 10, हड़प्पा कल्चर का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम किस रियासत में क़ायम होगा? आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, ख़ासकर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। उर्दू में जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के वीडियोस का चलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मेहनतों से ये वीडियोस बनते हैं।
तसल्ली के लिए और हिम्मत अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर इसको शेयर कर दें। और जो नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का मुकाम क्या है? 94, 101, 107 या 121? और इसका सही जवाब है 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का 107वां मुकाम है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स दरअसल किसी भी मुल्क में भूखमरी को ज़ाहिर करता है और भारत का मुकाम बहुत ही नीचे है, जो कि बहुत ही बिगड़ी हुई सूरत हाल को ज़ाहिर करता है। 2021 में ये इसी इंडेक्स में भारत का मुकाम 101 था और 2020 में ये मुकाम 94 था, लेकिन इस दफ़ा 107 है और ये 121 ममालिक में से ये मुकाम उसको हासिल हुआ है। ये इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ दोनों मिलकर जारी करते हैं और पहले मुकाम पे है बेलारूस। बेलारूस पहले मुकाम पर है। अगला सवाल है, बीसीसीआई के नए सदर कौन हैं? चारों ऑप्शन बहुत अहम हैं। आजकल ऑप्शंस बहुत ही घुमा कर दे रहा है, इसलिए चारों को भी याद रख लीजिए। बीसीसीआई के नए सदर कौन हैं? और इसका सही जवाब है राजर बिन्नी। राजर बिन्नी जो हैं वो बीसीसीआई के नए सदर हैं। राजर बिन्नी 1983 जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिए थे। इसके अलावा ऑप्शन ए जो है सौरव गंगोली, ये साबिका बीसीसीआई सदर कहलाएंगे, यानी राजर बिन्नी से पहले सौरव गंगोली बीसीसीआई के सदर थे। बीसीसीआई का मतलब होता है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और ऑप्शन सी जो जयशाह हैं वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। अगला सवाल है, बरताना के नए वज़ीर आज़म कौन हैं? चारों ऑप्शन बहुत अहम हैं। लिज ट्रस, ऋषि सुनक, उल्फ क्रिस्टनसन और अब्दुल लतीफ़ रशीद। करंट अफेयर्स के वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है उतने व्यूज़ उर्दू में नहीं मिलते, क्योंकि उर्दू में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के मालूमाती वीडियोस देखते हैं, जिसमें से आप एक हैं। इसलिए आप ही से गुजारिश है कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब व्हाट्सएप या फेसबुक वगैरह में ज़रूर शेयर करें, ताकि मज़ीद वीडियोस बनाने में मैं मोटिवेटेड रहूं। और इसका सही जवाब है ऋषि सुनक। बरतानिया के जो नए वज़ीर आज़म हैं वो हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि ये हिंदुस्तानी नज़ाद हैं। इनके जो दादा थे वो गुरजानवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पैदा हुए थे, और इनके वालिद जो हैं केनिया में पैदा हुए थे, और ऋषि सुनक जो हैं वो बरतानिया में पैदा हुए थे। अब इनके दादा का ताल्लुक़ चूँकि तक़सीम से पहले के भारत से था, इसलिए इनको भारतीय नज़ाद भी कहा जाता है। इसके अलावा लिज ट्रस जो हैं वो ऋषि सुनक से पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ऑप्शन सी जो है उल्फ क्रिस्टनसन, ये स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब्दुल रशीद लतीफ़ ऑप्शन डी जो हैं ये इराक़ के नए प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। अगला सवाल है, 50वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने? चारों ऑप्शन सही हैं और चारों ऑप्शन अहम हैं और चारों भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, लेकिन 50वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? और इसका सही जवाब है DY चंद्रचूड़। ये 50वें नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले UU ललित थे, ऑप्शन सी जो हैं, और ऑप्शन ए जो है हरीलाल जेकिसंदास कानिया, ये भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। और ऑप्शन बी जो है कमल नारायण सिंह, ये बहुत कम वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इन्होंने बहुत कम अरसा इस पोस्ट पर ये रहे हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर कौन सा है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जिसको हासिल हुआ है? और ये है इंदौर।
इंदौर भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर करार पाया है। और ऑप्शन बी जो सूरत है वो दूसरे नंबर पर है। और ऑप्शन सी मुंबई ये तीसरे नंबर पर है। तीनों को भी याद रख लीजिए, क्योंकि सवालात आजकल पर्चे जात में कुछ डिटेल से पूछे जा रहे हैं, इसलिए तीनों का याद रहना भी ज़रूरी है। भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर इंदौर है, दूसरे नंबर पर सूरत है और तीसरे नंबर पर मुंबई है। उम्मीद है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर लिया होगा। और जो अफराद नए हैं उनसे गुजारिश है कि उर्दू में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज देखने वाले लोग बहुत कम हैं, जिसमें से आप एक हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला सवाल है, ट्विटर के नए सीईओ कौन हैं? एलन मस्क, पराग अग्रवाल, व्लादिमीर जेलेंस्की, एंटोनियो गुटेरेस। और इसका सही जवाब है एलन मस्क। ट्विटर के जो नए सीईओ हैं ये एलन मस्क हैं। बहुत ज़्यादा ख़बरों में ट्विटर का मामला रहा। पहले इन्होंने ख़रीदने की बात की, बाद में फिर इन्होंने नहीं ख़रीदने की मंशा यानी रजामंदी ज़ाहिर की, बाद में इससे फिर गए। ये सिलसिला चलते रहा, बात कोर्ट तक गई। इस तरह से एक लंबे प्रोसेस के बाद एलन मस्क ने ट्विटर को ख़रीद लिया है। और पराग अग्रवाल जो हैं ये एलन मस्क से पहले ट्विटर के सीईओ थे। और ऑप्शन सी जो है व्लादिमीर जेलेंस्की, ये यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है ये हर न्यूज़पेपर का एक पार्ट बन गया है, जिसकी वजह से दुनिया की जो माशी हालत है वो तितर बतर हो चुकी है। इसलिए इनका नाम अक्सर आते रहता है, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर जेलेंस्की। और एंटोनियो गुटेरेस जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं। सवाल का जवाब ये है कि ट्विटर के जो नए सीईओ हैं वो एलन मस्क हैं। अगला सवाल है, इसरो ने LVM-3 सैटेलाइट किस मुकाम से खला में भेजा है? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ये भेजा है इसरो ने श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। इसरो ने जो LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सैटेलाइट फ़िज़ा में भेजा है, इससे इसरो अब कमर्शियल सेगमेंट में भी आ गया है। और इस रॉकेट के ज़रिए से इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 सैटेलाइट को खला में भेजा है। और ऑप्शन ए जो है थम्बा, ये भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि केरला में है। और जज़ीरे अब्दुल कलाम ये भी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि उड़ीसा में है। और बेंगलुरु जो है इसरो का सदर मुकाम है। अगला सवाल है, बुकर प्राइज़ 2022 किसको हासिल हुआ? बुकर प्राइज़ 2022 शशि थरूर, शेहान करुणातिलका, मुलायम सिंह यादव या फातिमी शेख। और इसका सही जवाब है शेहान करुणातिलका। इनको बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है। ये श्रीलंका के रहने वाले हैं और इनकी जो तसनीफ़ है द सेवन मून्स ऑफ माली, द सेवन मून्स ऑफ माली, इस तसनीफ़ के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ 2022 दिया गया है। बुकर प्राइज़ जो होता है वर्ल्ड लेवल पे आलमी सतह पर तसनीफ़ यानी मुसन्निफ़ीन के लिए बहुत बड़ा अवार्ड होता है, इसलिए ये इम्तिहानात के लिए बहुत अहम हो जाता है। उसके अलावा मुलायम सिंह यादव भी अक्टूबर के करंट अफेयर्स में रहे हैं, इनका इंतकाल हुआ है। आपको कमेंट में लिखकर बताना है फातिमी शेख जो कि अक्टूबर के करंट अफेयर्स में रहे हैं, इनका ताल्लुक़ तारीख़ के हिस्से से है, लेकिन ये अब क्यों करंट अफेयर्स में हैं, अगर कमेंट में लिख के बताएं तो आपकी याद दहानी मजबूत हो जाएगी। अगला सवाल है, भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हासिल हुआ है? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022, और ये अवार्ड मिला है हैदराबाद को। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हासिल हुआ है। और ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स ने जेजो
साउथ कोरिया का एक शहर है, उस मुकाम पर इसको दिया है। इस कंपटीशन में, यानी वर्ल्ड ग्रीन सिटी के कंपटीशन में हैदराबाद ने पेरिस, मैक्सिको, इस तरह के बड़े बड़े शहरों को हराकर ये नंबर 1 मुकाम पर पहुंचा है। इसके अलावा एक और अवार्ड हैदराबाद को हासिल हुआ है, जो है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम से जो अवार्ड है, ये भी भारत को ही मिला है। आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्त अहबाब में शेयर करें। जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।